Welcome students in our YouTube channel Ilam की रोशनी. Today we are going to start second year chemistry 7th chapter which is fundamental principle of organic chemistry. In this lecture we will discuss about vital force theory, modern definition of organic chemistry and feature of organic compounds. Before moving towards our lecture, please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. So students, let's we see our lecture in detail. Our first topic is vital force theory. Almost 2000 years ago, scientists were believed that organic compounds cannot be synthesized in laboratory, but they occur naturally. साइंसदानों को ये बिलीव था 200 साल पहले कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं की जा सकते, बट दे अकर नेचुरली, कि नेचुरली अकरिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसके अलावा और क्या क्या कहते थे तब के साइंसदान, वो हम देखते हैं. पहली बात वही चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बट दे अकर नेचुरली, बट दे अकर नेचुरली, बट दे अकर नेचुरली. इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी बिलीव था कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, कैन बी obtained from living things. जिसमें लिविंग थिंग्स में कौन सी चीज आती है, हमारे पास एनिमल्स आते हैं और क्या आते हैं आपके पास, प्लांट्स. 200 साल पहले साइंसदानों को ये बिलीव था कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट दे अकर नेचुरली. इसके अलावा उनका क्या बिलीव था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लिविंग थिंग्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स में आपके पास क्या आते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स. उसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी बिलीव था कि जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन, सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं आपके पास, मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स. बिकॉज साइंटिस्ट जितने भी थे वो बेटा क्या, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में प्रिपेयर नहीं कर सके, यानी लैब में वो नहीं बना सके, लैब में सेंसाइज नहीं कर सके. ये उनका क्या था, फेलियर था. और इनके जो फेलियर था लेट देम बिलीव, इस बिलीव करने पे मजबूर किया कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ क्या है, लिविंग थिंग्स से हासिल हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ क्या है, इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल हो सकते हैं. और इस थ्योरी को फिर उन्होंने, या इस बिलीव को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एक थ्योरी का नाम दे दिया जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी. कि एक ऑर्गेनिक चीज को बनाने के लिए एक लामहदुदाई कुव्वत का आपके पास जरूरत होती है, और इस थ्योरी को उन्होंने नाम क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आपने डिस्कस करना है, अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 1 2. जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसमें ये 4 पॉइंट लास्ट में डिस्कस करने, जिसमें पहला क्या था, अर्ली हिस्ट्री में, जिसमें 200 से गो में साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, बट दे अकर नेचुरली. सेकंड पॉइंट था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. और जो लास्ट पॉइंट्स हैं, बिकॉज साइंटिस्ट हैं फेल टू सिंथेसाइज इन लैब, साइंटिस्ट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाने के लिए क्या फेल हुए, और इसलिए इस थ्योरी को उन्होंने अपने नाम दे दिया, कौन सा नाम दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी. अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड, वो हम देखते हैं. आपके पास साइंटिस्ट था, आपके पास जिससे हम क्या कहते हैं, फ्रेडरिक वुलर. साइंटिस्ट आपके पास फ्रेडरिक वुलर इन 1828 में हमारे पास साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वुलर. इसने क्या किया था, इस थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया था, रिजेक्ट किया था. इसने यूराइन ऑफ मैमल से क्या प्रिपेयर करके दिखाया था, यूरिया, जो कि आपके पास क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था. इसने क्या किया, इसने हमारे पास पोटेशियम साइनेट को हीट किया, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, विद अमोनियम क्लोराइड के साथ. पोटेशियम साइनेट को इसने हीट किया लैब के अंदर,
पोटेशियम साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट किया, यहाँ से इसका रिएक्शन हुआ, पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलके KCl और अमोनिया साइनाइड के साथ मिलके क्या बना देगा, अमोनियम साइनाइड, CNO, साइनाइड आयन होता है। उसके बाद साइनाइड आयन को मजीद हीट किया इसने, तो इसकी रीअरेंजमेंट हुई CNO, इसकी रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट हीट करने के बाद इसकी रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास यूरिया बना। कैसे यूरिया बना वो इंपॉर्टेंट, अक्सर आ जाता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, तो देखें शाबाश। तो ये हमारे पास है N, ये भी N है, एक N इधर लिख लें, एक N इधर लिख लें। फिर हमारे पास है H4, ये H2, इसको लिख लें, दूसरे को भी H2 लिख लें, एक H2 इस N के साथ लगा दें, एक H2 हमने इस N के साथ लगा देना। आपके पास बचता क्या है, CO है, CO इन दोनों के क्या दरमियान लगा दें, इट इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। अब इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ जाना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, ऐसे ये आप खोल के लिखेंगे। फिर C और O के दरमियान बॉन्ड क्या होता है, डबल होता है। फिर N है, ये H है और ये क्या है आपके पास H है। स्ट्रक्चर फार्मूला भी आ जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ यूरिया। तो आपने यूरिया का स्ट्रक्चर फार्मूला भी है और इसको कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। इसको कंडेंस करके हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 और इसका क्या आ जाएगा आपके पास ट्वाइस CO, ये इसका कंडेंस फार्मूला होता है यूरिया का, ये भी आपने इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और साइंटिस्ट था कोल्स। कोल्स ने क्या किया, आपके पास साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसने क्या किया, साल्ट ऑफ फैटी एसिड का क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस। साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड का इसने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाई, पास करवाई। जब साल्ट ऑफ फैटी एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इसने देखा कि मेरा जो सॉल्यूशन है इट बिकम अ सोर, ये क्या हो गया है, सोर हो गया। तो वहां से इसे पता चला कि मैंने क्या कर लिया है, एक न्यू कंपाउंड डिस्कवर कर लिया, न्यू कंपाउंड, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर लिया इसने। साल्ट ऑफ फैटी एसिड के लेट्स सपोज इसके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास सोडियम एसीटेट था, ये सोडियम एसीटेट होता है, इसके पास सोडियम एसीटेट था, इसने सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, सोडियम एसीटेट से आपके पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड। क्या बन गया आपके पास, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, एक कह लें कि आपके पास एसिड है और इसका जो हमारे पास जो टेस्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, सोर होता है। तो यहां से भी इसने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसने प्रिपेयर कर लिया एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या प्रिपेयर कर लिया, एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कहां प्रिपेयर किया, इन लैब, इन लैब। तो हम यहां से ऐसे रिजेक्ट हुई कि ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किससे बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम किससे बना सकते हैं, ना सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम चेंज कर सकते हैं इनटू एन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ना सिर्फ एक नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, बल्कि इनऑर्गेनिक चीजों से भी हम क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना सकते हैं। दैट्स हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड। इस तरह ये सारी की सारी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो साइंटिस्ट हैं इनकी वजह से क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या नेसेसिटी है, आपके पास एलिमेंट्स होना जरूरी है। सबसे पहले वो हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है which form a large number of organic compound, a large number of organic compound। कार्बन एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है जो आपके पास क्या बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ में क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे पास कार्बन जो है इट इज अ necessary element, it is a necessary element of all the organic compounds। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ये क्या होता है, आपके पास एक नेसेसरी एलिमेंट है, या आपके पास कह सकते हैं कि फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद ये कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे
इस कार्बन के साथ एक और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट होता है, वो आपके पास कौन सा होता है? हाइड्रोजन। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी, फिर ही हम उन कंपाउंड्स को क्या कह सकेंगे? आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखने कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनमें आपके पास कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होंगे, बल्कि कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे। लेट्स सपोज वी सी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक। नॉट क्यों नहीं है? नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव नो हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए दीज कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा और देखते हैं, ये देखें आपके पास H2O, H2SO4, HNO3, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन इनमें कार्बन नहीं है। दीज आर आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज इनमें बेटा क्या नहीं है? इनमें कार्बन आपके पास इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अक्सर आ जाती है पेपर में कि व्हाट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मॉडर्न डेफिनेशन, उसकी तरफ आ गए हम। मॉडर्न डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the compounds containing carbon and hydrogen, और ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि ना सिर्फ इसमें जो एक्चुअल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक्चुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ना सिर्फ इसमें एक्चुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं बस, बल्कि इससे बनने वाला जो नया डेरिवेटिव होगा उसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगी? कार्बन और हाइड्रोजन हो, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास कार्बन है और ये पीछे इसका क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ना सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है बल्कि इनसे बनने वाले जो नए डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो एसिड्स हैं, चाहे वो आपके पास कीटोन्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, उन सब की स्टडी आपके पास किस में होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से आपके पास फीचर प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी सी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो इसमें जो फर्स्ट फीचर है हमारे पास है पीक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो हमारे पास क्या बनाता है? लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। और ये जो कार्बन है इसमें क्या करता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं? सेल्फ लिंकेज कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन क्या कर सकते हैं? सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं जिसमें डबल एंड ट्रिपल आते हैं। कार्बन ना सिर्फ क्या है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, बल्कि क्या है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनके साथ भी कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं? स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं जिनका क्या होता है? फिक्स्ड मॉलिक्यूलर मास और फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेट्स वी सी पीक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। बिहेवियर ऑफ कार्बन, पीक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन में हमारे पास फर्स्ट क्या है कि कार्बन हमारे पास क्या बनाता है? लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। और कार्बन क्या कर सकते हैं? हमारे पास सेल्फ लिंकेज कर सकते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं? सेल्फ लिंकेज कर सकते हैं। सेल्फ लिंकेज, और ये जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कार्बन की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज कैटिनेशन। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि कार्बन आपके पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं। देखते हैं हमारे पास कि कार्बन क्या कर सकते हैं? सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल, और क्या बना सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल। उसके बाद क्या है? कार्बन ना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है बल्कि अदर एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके साथ भी हमारे पास ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है जिनका क्या होता है? फिक्स, और हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास भी होता है, और उनका क्या होता है? फिक्स क्या होता है? हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक
नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन आयनिक। अब ये नॉन आयनिक है तो फिर क्या होंगे, दे आर कोवलेंट। अब कोवलेंट में ये पोलर भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। लेट्स वी सी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास, बेसिकली उनमें जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है। अगर हम देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस निकालें तो आपके पास आता है 0.4। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस हो वो हमारे पास 0.7 से क्या आ जाए, बिलो आ जाए, वो सारे के सारे कोवलेंट होंगे। और वो कोवलेंट में कौन से होंगे, नॉन पोलर होंगे। कोवलेंट में कौन से होंगे, वो नॉन पोलर होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी याद करना, अभी देखना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ जाए, आपके पास 0.7 से ग्रेटर आ जाए तो वो कोवलेंट होगा, लेकिन कोवलेंट में कौन सा होगा, पोलर इन नेचर होगा। कंपाउंड कोवलेंट ही होगा लेकिन कोवलेंट में कौन सा होगा, पोलर इन नेचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कोवलेंट हैं, लेकिन कोवलेंट में पोलर एंड नॉन पोलर हो सकते हैं, वो आपने देखना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह अगर हम देखें कार्बन का, अगर हमारे पास ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, कार्बन की 2.5। अगर हम डिफरेंस निकालें 3.0 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो और 2.5 का, तो यहाँ से जो डिफरेंस आता है हमारे पास आता है 0.5 का। तो ये भी अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड है वो भी आपके पास क्या है बेटा, नॉन पोलर इन नेचर है। कंपाउंड कोवलेंट है लेकिन उसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, नॉन पोलर है। आयनिक कब होगा, ये भी जरूर चीज है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास क्या आ जाए, 1.7 से ग्रेटर आ जाए तो कंपाउंड किस में चला जाता है, आयनिक में चला जाता है। कंपाउंड किस में चला जाता है, आयनिक में चला जाता है। लेट्स वी सी नेक्स्ट सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या पाई जाती है, सिमिलैरिटीज पाई जाती है। क्यों सिमिलैरिटीज पाई जाती है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम कहते हैं मीथेन CH4। अगर हम इसमें क्या एडिशन करें, CH2 की इसमें एडिशन करें तो एक नया कंपाउंड आपके पास बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं C2H। आपके पास क्या आ जाएगा, C2H6। इसलिए इसके बाद अगर हम मजीद इसमें CH2 ऐड करें, एडिशन करें तो एक नया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं C3H क्या आ जाएगा 8। अगर इसमें मजीद CH2 की एडिशन करें, इसमें ऐड करें इसमें CH3H8 में, तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं CH4H क्या है 10। देखिए इन सब में क्या हुआ है, CH2 की एडिशन हुई, यानी कि हमने कितना मॉलिक्यूलर मास ऐड किया है 14। हर दफा 40 मॉलिक्यूलर मास ऐड करने से आपके पास सीरीज ऑफ कंपाउंड बन गए। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड आपके पास क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड क्या कहलाती है आपके पास, होमोलोगस सीरीज। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ हर दफा क्या हुआ है 14 मॉलिक्यूलर मास ऐड हुए हैं या CH2 ऐड हुए हैं, इससे क्या बने, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बने। दीस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैव सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसमें 14 ही मॉलिक्यूलर मास ऐड हुआ है। होमोलोगस सीरीज जब कंपाउंड से पाई जाती हैं तो हमारे पास जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी क्या आ जाती है, लिमिट हो जाती है, यानी कि उनकी स्टडी हम महदूद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल उनमें सिंगल सब में बॉन्ड पाया जाता है तो हम सिंगल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टीज को देखते हैं, यानी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी को हमने महदूद कर लिया सिंगल बॉन्ड में। इसके बाद हम देखते हैं अगर लेट्स सपोज किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो हम देख लेंगे सारी प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड वाली हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान तो हम सारी वो प्रॉपर्टीज करेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड्स की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंप्लेक्सिटी। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंपल भी होते हैं और क्या होते हैं, ये कम्प्लेक्स वन भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल भी होते हैं और क्या होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्च है, हम देखते हैं स्टार्च जिसका फार्मूला C6H10O के आपके पास 5 होता है और N2 N यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास 100 टाइम्स तक आ सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम्स में अगर N रिपीट होगा, 100 टाइम्स N अगर रिपीट होगा तो आपके पास क्या बनेगा, फिर आपके पास स्टार्च का क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। यानी कि N क्या हो सकता है, ये जो N है नंबर ऑफ यूनिट, ये सारे यूनिट क्या है 100 टाइम्स तक आपके पास क्या
100 टाइम्स तक या 1000 टाइम्स तक आपके पास क्या हो सकते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास स्टार्च का एक क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। ये इस तरह ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या आता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का फार्मूला आता है C, और इसके साथ ऐसे COH, इधर हमारे पास क्या आ गया NH2, इधर आपके पास क्या आ गया CH3, और इधर H। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसे यूनिट आपके पास कितने मिलें, तकरीबन हमारे पास 1000 से लेके 10,000 से लेके 10,000 तक अगर हमारे पास अमाइनो एसिड्स मिले आपस में, तो आपके पास क्या बनता है, प्रोटीन्स का एक मॉलिक्यूलर, आपके एक प्रोटीन का एक क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो आपके पास अमाइनो एसिड 100,000 से लेके 10,000 तक जब हमारे पास कंबाइन होते हैं, तो उससे आपके पास क्या बनता है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मिलियंस में होगा, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। और इस तरह प्रोटीन्स भी आपके पास क्या होते हैं, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आइसोमेरिज्म है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मोस्ट क्या है, कॉमन फिनोमेना है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना आता है ये वेरी कॉमन है। आइसोमेरिज्म क्या आती है कि इसमें क्या आते हैं, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। टू और मोर इसमें क्या आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या आता है, सिमिलर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है, सिमिलर। बट जो उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला आता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो क्या आता है, डिफरेंट। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, उनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाए, सिमिलर आ जाए, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। और इस जो फिनोमेना होगा, ये जो फिनोमेना होगा, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ये जो कंपाउंड्स होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, और फिनोमेना आपके पास ये आ जाएगा आइसोमेरिज्म। दोबारा से देख लें कि आपके पास आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है, ये एक कह लें कि हमारे पास मोस्ट कॉमन फिनोमेना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास सेम रहते हैं, पर उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं दे आर डिफरेंट। और वो जो दो कंपाउंड्स होंगे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, और फिनोमेना आपके पास कहलाएगा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन रेट्स। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनके रिएक्शंस का जो रेट होता है वो आपके पास क्या होता है, स्लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके जो रिएक्शंस का जो रेट होता है स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस नेचर में होते हैं, वो मॉलिक्यूलर नेचर में होते हैं। उनकी कौन सी नेचर होती है, मॉलिक्यूलर नेचर होती है। और जब भी किसी चीज़ की मॉलिक्यूलर नेचर होगी, उनके रिएक्शन क्या होंगे, स्लो होंगे, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी यील्ड भी क्या होगी, उसकी यील्ड भी बेटा क्या होगी, लो होगी। यील्ड भी इज आल्सो लो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सॉल्युबिलिटीज की तरफ। सॉल्युबिलिटी, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अभी हमने देखा कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास के हैं, दे आर कोवलेंट। उनमें कुछ पोलर भी हैं और कुछ क्या है, नॉन पोलर भी होंगे। ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे पास ये कह लें कि आपके पास सॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉन पोलर इन नेचर हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इसमें सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, पेट्रोलियम वगैरह हैं। इस तरह के हमारे पास जितने भी हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन सब में क्या होंगे, सॉल्युबल्स होंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो आर नॉन पोलर। ये ऐसे ही लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे और पोलर के हैं पोलर में सॉल्युबल होंगे। ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह टुमारो वी सी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आप उसके सोर्सेज देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कि कोल से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, व्हाट इज अ नेचुरल गैस एंड व्हाट इज अ पेट्रोलियम। These are the sources of organic compounds which we are going to discuss in tomorrow lecture. Till then, Allah Hafiz, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लाजमी आप उसको डिस्क्राइब करें।